हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक से चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं आपको हर एक क्वेश्चन इतने अच्छे से क्लियर करूंगी ना कि आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी एग्जाम्स की और सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ट्रेसिंग चेंजेस के भाई पुराने समय से आज तक नए समय में क्या क्या बदलाव आ गया है, किस तरीके से हम तक ये बातें पहुंची है, तो इसको जानते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज कंसीडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। तो पुराने समय में फॉरेनर यानी परदेसी या विदेशी किसको माना जाता था। द टर्म फॉरेनर इज यूज्ड in the sense of a person who is not an Indian. In medieval period it was applied to any stranger who appeared, say in a given village, someone who was not a part of that society or culture. तो बच्चों फॉरेनर यानी विदेशी, तो पहले के समय में ये मतलब विदेशी टर्म का मतलब हम ये कहते हैं कि जो इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, मतलब दूसरे देश का है, दूसरे कंट्री का है। सपोज फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूके का, यूएसए का है, इंडियन नहीं है। लेकिन मिडेवल पीरियड में ये स्ट्रेंजर वर्ड, ये फॉरेनर वर्ड उस पर अप्लाई किया जाता था जो गांव का नहीं हो या जिसको जानते नहीं थे, उन सभी को वो लोग फॉरेनर कह देते थे। इन दिस सेंस अ फॉरेस्ट ड्वेलर वॉज अ फॉरेनर फॉर अ सिटी ड्वेलर। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो गांव में या फॉरेस्ट में रहता है वो एक शहर वाले के लिए अनजान है, शहर वाले के लिए फॉरेनर है, और शहर वाला इंसान गांव वाले के लिए फॉरेनर है। बट टू पीसेंट्स लिविंग इन द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर। लेकिन दो मजदूर जो अगर एक ही गांव में रहते हैं और आपस में एक दूसरे को जानते हैं तो फिर वो फॉरेनर नहीं है। Even though they may have had different religious or caste backgrounds, फिर भले ही उन लोगों के कास्ट बैकग्राउंड्स या रिलीजियस बैकग्राउंड, उनके धर्म अलग हो या उनकी जाति अलग हो। तो इस तरीके से पास्ट में फॉरेनर वर्ड को स्ट्रेंजर से कंपेयर किया गया था कि भाई जो भी स्ट्रेंजर होता है उसको वो लोग फॉरेनर समझते थे। अब देखो ट्रू और फॉल्स, आपका पसंदीदा सबसे आसान। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर पीरियड आफ्टर 700। तो पीरियड आफ्टर 700 के बाद हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिले, ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। The Marahis asserted their political importance during the period। तो ये भी false है। फिर देखो forest dweller were sometimes pushed out of their land with the spread of agricultural settlements। Yes, this is true। forest dwellers को पुश्ड आउट, उनकी ज़मीन पे से हटा दिया जाता था ताकि एग्रीकल्चरल स्प्रेड को, मतलब एग्रीकल्चर को स्प्रेड किया जा सके। फिर सुल्तान घियासुद्दीन बलबान कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर डैश आर कैप्ट। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जहाँ पे रखते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का क्या मतलब होता है, जो हैंड रिटन जो भी मटेरियल होता था। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, मेल में भी आर्चीव होता है। आर्चीव मतलब छुपा के रख देना, एक जगह पर संभाल के रख देना। अब देखो बी देखो, डैश वॉज अ 14th सेंचुरी क्रॉन्सिलर। तो जियाउद्दीन बरानी जो थे वो 14th सेंचुरी क्रॉन्साइलर थे जो लिखते थे। अब देखो डैश 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 एंड डैश वर सम ऑफ द क्रॉप्स इंट्रोड्यूस्ड इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उस समय पे जो बीज मिले हमें ज़मीन में से वो कौन कौन से थे, पोटैटोज। ये स्टूडेंट्स कॉर्न नहीं है, कॉर्न है, CORN, कॉर्न यानी मकई के दाने। चिलीज, टी, कॉफी, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। उस समय पे क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे। तो बच्चों आज के जैसे इतने एडवांस चेंजेस नहीं थे, लेकिन फिर भी कुछ चेंजेस थे, जैसे कि पर्शियन व्हील इन इरिगेशन। पर्शियन व्हील इरिगेशन के कुएं में से पानी निकालने के लिए ताकि खेती अच्छे से हो सके। स्पिनिंग व्हील यानी जो कॉटन के कपड़े बनाने के लिए गांधी जी का चरखा देखा है ना आपने, वैसा स्पिनिंग व्हील। फिर फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। तो ये तीनों नई टेक्नोलॉजी उस समय के लिए थी। What were some of the major religious developments during this period? तो बच्चों उस समय पे जो religious यानी धार्मिक डेवलपमेंट क्या था, तो देखो some of the major significant religious developments occurred in Hinduism, the worship of new deities। उस समय पे
हिंदू धर्म में नए नए भगवानों की पूजा होना, द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो जो रॉयल्टी यानी जो भी राजा महाराजा होते थे वो बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे ताकि वो फेमस हो जाएं, और ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, प्रिस्ट को यानी पुजारियों को इंपॉर्टेंस देते थे। एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी वर द न्यू चेंजेस। और डोमिनेंट ग्रुप जो लोगों की मेजोरिटी होती थी, जिस धर्म की जिस कास्ट की, वो लोग डोमिनेंट कहलाते थे और वो नए नए चेंजेस करते रहते थे। ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंस ग्रू ड्यू टू देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। अब ब्राह्मण देखो, आप शादी हो, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, तो हमें ब्राह्मण को बुलाना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि उनको जो लैंग्वेज आती है संस्कृत, वो हमें तो आती नहीं है, तो मंत्र वगैरह का उच्चारण सब उन्हें आता है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, इज्जत मिलती थी। दे वर पेट्रोनाइज्ड बाय द एम्परर्स। और एम्परर्स जो थे वो उनके भक्त हो जाते थे। द आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज्ड अमॉन्ग पीपल। द मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स ब्रॉट विद देम द टीचिंग्स ऑफ कुरान, द होली बुक ऑफ मुस्लिम। और जो भी अरब कंट्रीज से, जहाँ से भी मुस्लिम माइग्रेंट्स आ रहे थे, मर्चेंट्स थे, वो सारे के सारे व्यापारी थे, तो वो अपने साथ में कुरान, जो उनकी होली बुक होती है, उसको लेकर आ रहे थे और उसकी टीचिंग्स को और बता रहे थे लोगों को अपने धर्म के बारे में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज। तो बच्चों, हिंदुस्तान का मतलब जो अब क्या था और आज क्या चेंजेस इसमें आ गए हैं। तो देखो, द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान हैज चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज इन द फॉलोइंग मैनर। तो देखो, इन द 13th सेंचुरी मिनहाज आई सिराज यूज द टर्म हिंदुस्तान। तो सबसे पहले मिनहाज आई सिराज ने ये टर्म हिंदुस्तान यूज किया था। ही मैंट एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। उनका मतलब था पंजाब, हरियाणा और ये सारे जो लैंड है, दो नदियों के बीच में, गंगा एंड यमुना के बीच में जो जगह है, उसको इन्होंने हिंदुस्तान कहा था। He used this term in political sense that were a part of dominions of the दिल्ली सुल्तनत। और उन्होंने पॉलिटिकल सेंस में ये सब कहा था कि भाई ये जगह है, इतना एरिया है, ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में आता है। द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया। और हिंदुस्तान में कभी भी साउथ इंडिया को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। In the 16th century, poet Babar used the term Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. अब जो बाबर थे, उन्होंने 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान को अपने इंडिया की जियोग्राफी डिस्क्राइब करने के लिए, यहाँ के फौना, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए, यहाँ के जो लोग हैं इस कॉन्टिनेंट के, उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म हिंदुस्तान को यूज़ किया। In 14th century, poet Amir Khusro used the term Hind in the same sense as Babar did in the 16th century. तो अमीर खुसरो जो महान पोएट थे, उन्होंने हिंद नाम से पूरी की पूरी चीज़ें लिखी, जो भी वो पोइट्री लिखते थे या ये, और डिस्क्राइब करते थे कि हिंद कैसी जगह है, यहाँ कैसे लोग हैं, यहाँ पे क्या कैसे जानवर हैं। हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग एज द टर्म इंडिया डज टुडे। तो बच्चों, हिंदुस्तान का उस समय कोई ऐसा मीनिंग नहीं था जैसे इंडिया एक इंडिविजुअल कंट्री जैसा मीनिंग है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातिज रेगुलेटेड। तो बच्चों, जाति कैसे बनी थी पहले के समय में, जानते हैं। तो देखो, जातिज फॉर्म्ड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ जाति, कुछ कास्ट, कुछ लोगों के ग्रुप ने अपने अपने खुद के अलग ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए। देयर वाज एन असेंबली ऑफ एल्डर्स कॉल्ड जाति पंचायत। तो जो बड़े लोग होते थे वो अपनी असेंबली इकट्ठी करते थे लोगों को, उनकी कम्युनिटी के, और उसे जाति पंचायत कहा जाता था। इट एनफोर्स द रूल्स एंड रेगुलेशन। और इस जाति के अंदर रूल्स कि भाई हमारी जाति को यही काम करना है, हमारी जाति को इससे शादी करनी है, हमारी जाति को ये चीज़ नहीं करनी है, लाइक दिस, ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन करते रहते थे। जातीज वर ऑल्सो डायरेक्टेड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द विलेज। और जाति को रूल्स, गांव के रूल्स, विलेज के रूल्स भी मानने पड़ते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चीफ्टन। और बहुत सारे जो चीफ्टन यानी जो किसी एक को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी, वो पूरे के पूरे जो कहते हैं ना जाति के अध्यक्ष जो होते हैं या बड़े जो पर्सन होते हैं, उनको अलग अलग विलेजेस, मतलब खूब सारे विलेजेस दिए जाते थे जहाँ पे वो अपनी जाति के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करते थे। अब देखो, व्हाट डज द टर्म पान रीजनल एम्पायर मीन। तो पान रीजनल एम्पायर का मतलब क्या होता है।
The term pan-regional was used in the sense of the areas of empires spanning diverge regions. तो बच्चों diverge regions का मतलब अलग अलग जो जगहें होती है, अलग अलग जो बिल्कुल डिफरेंट, एक दूसरे से बिल्कुल दूर, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, तो इस तरीके से पान रीजनल दूर दूर के जो एम्पायर होते हैं, राज्य होते हैं जो राजा के. The dynasties like Cholas, Khiljis, Tughlaqs and Mughals extended their empires pan-regional. तो ये जो जातियां थी, ये जो डायनेस्टी थी, कम्युनिटी थी, इनकी बच्चों राज्य जो थे वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे, इसीलिए इनको पान रीजनल कहते हैं. दो नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल. अब दूर दूर होने के कारण चोलास जो थे वो साउथ में भी थे, ऊपर भी उन्होंने नॉर्थ में कुछ जगह जो थी वो जीत ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो पाए राज्य चलाने में, क्योंकि दूर दूर होने की वजह से कोई ना कोई युद्ध करके वो सब जगह छीन लेता था. बट पान रीजनल रूल अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन्स. मोस्ट ऑफ द रीजन्स अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट रूल्ड ओवर देम. अब क्या होता था बच्चों, कोई भी कम्युनिटी अगर दूर दूर के इलाके जीत लेती थी और फिर अगर बाद में हार भी जाती थी, तो भी वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव रहता था, जैसे कि वहाँ के लोगों को आदत हो जाती थी उनके कल्चर की. द एमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन इन गवर्नेंस, द इकोनॉमी, अलाइड कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट फैक्टर्स दैट टुक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ पान रीजनल रूल्स. तो जैसे कि अगर गुजरात में कोई साउथ इंडियन राजा आके जीत जाएगा तो फिर वहाँ पे साउथ इंडियन कल्चर भी फैलेगा धीरे धीरे. अब अगर वो साउथ इंडियन राजा हार के चला जाएगा तो भी गुजरात में थोड़ा बहुत साउथ इंडियन कल्चर रह जाएगा. तो इस तरीके से कल्चर, लैंग्वेजेस, ये सब एक दूसरे के स्टेट में फिर फैल जाती थी. अब देखो, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स. तो बच्चों मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज करते वक्त हिस्टोरियंस को क्या क्या तकलीफें आती थी, क्या क्या दिक्कत आती थी. तो देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन 13th and 14th centuries. Scribes in those days made manuscripts by hand. उस समय पे ना कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, तो हर एक चीज़ हाथ से लिखी जाती थी और उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है. फिर वो पेपर पे लिखी जाए, पत्तों पे लिखी जाए. तो देखो, टू कॉपी वॉज नॉट एन ईजी एक्सरसाइज. अब जो किसी भी चीज़ को कॉपी करना, किसी की भी बुक को, किसी की भी ऑटोबायोग्राफी को, किसी की भी बायोग्राफी को कॉपी करना, अब राइटिंग समझ में नहीं आएगी तो हम गलत लिख देंगे. अगर गंदी हैंड राइटिंग है तो हमारी राइटिंग को दूसरा पढ़ भी नहीं पाएगा. तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी. स्क्राइब्स कुड नॉट रीड द हैंड राइटिंग ऑफ द अदर राइटर्स, दे वर फोर्स्ड टू गेस. अब होता है ना कभी कभी आप अपने फ्रेंड्स की नोटबुक लेते हो होमवर्क कॉपी करने के लिए. अब वो होमवर्क में आपको समझ में नहीं आती कोई स्पेलिंग, तो आप क्या करते हो, गैस वर्क कर देते हो और कुछ भी लिख देते हो. तो उसी तरीके से गैस वर्क कर देते थे और कुछ भी लिख देते थे, तो मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो जाता था. So there were small but significant differences in the copy of the scribed. These small words or sentence here and there grew over centuries of copying. अब क्या होता है कि एक के बाद दूसरे ने कॉपी किया, उसी में से तीसरे ने कॉपी किया, चौथे ने कॉपी किया, तो ये छोटी 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 बहुत सारी मिस्टेक्स इकट्ठे होके फिर बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते थे, डिफरेंसेस हो जाते थे. दीज स्मॉल वर्ड्स और सेंटेंसेज हेयर एंड देयर ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग. द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द सेम टेक्स्ट बिकेम अ ग्रेट एक्सटेंट डिफरेंस फ्रॉम द ओरिजिनल. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती थी वो ओरिजिनल से फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती थी. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स. डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो. तो बच्चों हिस्टोरियंस ने ये हिस्ट्री को डिवाइड कैसे किया, पास्ट पीरियड को, रिसेंट पीरियड को, और क्या उस समय पे फिर इस चेंजेस में, मतलब ये जब चेंजेस किए जा रहे थे तो मतभेद हुए थे, लोग लड़ रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है या ये गलत है. तो देखो, हिस्टोरियंस डिवाइड पास्ट इनटू 3 periods ऑन द बेसिस ऑफ कंटिन्यूटी. दिस कंटिन्यूटी इज फर्दर बेस्ड ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स. तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग, पहले कौन से कॉइन चलते थे, रिसेंटली कौन से कॉइन चलते हैं, पहले किस तरीके के इंस्क्रिप्शंस होते थे स्टोन पे, फिर मेटल पे आया, आर्किटेक्चर कैसा है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड से, इन सब के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया था. बट दे फेस डिफिकल्टीज इन डूइंग सो एज डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट. अब क्या होता है, कंटिन्यूएशन तो होता नहीं, किसी राजा ने आकर कुछ काम नहीं किया, किसी ने बहुत सारा काम कर दिया, तो ये अलग अलग डिसकंटिन्यूटी के कारण ये सब कुछ फेल होता जा रहा था.
Textual records increased tremendously. They gradually displaced other types of available information. अब धीरे धीरे तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड्स टेक्स्ट में जमा होने लगे, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, तो बाकी सारी चीज़ें फिर हटती गई. 1000 years of human history of any country of region witnessed a number of changes after all. The ancient history of India is different from the other two periods, the medieval period and the modern period. Therefore, describing the entire period as an historical unit is not an easy task. तो बच्चों हमने हिस्ट्री यानी एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल यानी बीच की हिस्ट्री, और अब हम मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री जो रिसेंटली जो चीज़ें हुई हैं उनके बारे में बात करते हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि हिस्ट्री को क्लासीफाई करना या कैटेगराइज करना बिल्कुल भी ईजी टास्क नहीं है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर ईदर मैप 1 और मैप 2 विद द प्रेजेंट डे मैप ऑफ द सबकॉन्टिनेंट लिस्टिंग एज मैनी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस एज यू कैन फाइंड. तो स्टूडेंट्स आप अपनी टेक्स्ट बुक ले लो और टेक्स्ट बुक में मैप 1 और मैप 2 जो आपको दिया हुआ है मैं आपको एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप यहाँ से उसमें देखते रहो. मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE by Al-Idrisi, an Arab geographer. तो ये याद रखना. This section is in a detail of Indian subcontinent from this his larger map of world. तो आप देख सकते हो उसमें कोई अच्छे से बॉर्डर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है. मैप 2 वॉज मेड बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर इन 1720. तो कार्टोग्राफर वो होते हैं जो बाउंड्रीज, बॉर्डर और मैपिंग वगैरह करते थे. Both maps are quite different from each other even though they represent the same area. दोनों का एरिया सेम है, लेकिन जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उनका थोड़ा एडवांस है, मतलब पहले वाले से बेहतर है क्योंकि उन्होंने थोड़े अच्छे से उसके अंदर मैपिंग की हुई है. फिर देखो इन मैप 1 वी फाइंड साउथ इंडिया एट द प्लेस वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इन द आइलैंड एट द टॉप. तो ये एक्चुअली में उल्टा मैप लग रहा है. द प्लेस नेम्स इन द अरेबियक, और सारे प्लेसेस जो हैं वो अरेबिक में नेम किए हुए हैं. अब हमें तो अरेबिक आएगी नहीं तो कुछ भी हो सकता है. सम फैमिलियर प्लेसेस लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश हैव बीन स्पेल्ड एज कोनौज. तो ये जो स्पेलिंग्स की जो होते थे प्रोनाउंसिएशन उन सब का भी फ़र्क पड़ता था. इन कंपैरिजन टू दिस मैप 2 हैज़ मेड नियरली 600 ईयर लेटर. तो 600 साल बाद में बना था मैप 1 के बाद में. बाय दैट टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज़ चेंज्ड अ लॉट. दिस मैप अपीयर्स टू बी मोर फैमिलियर टू अस. द कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली आर मोर डिटेल. तो इसके अंदर अच्छे से सारी डिटेलिंग दी हुई है. कंपैरिजन अगर हम करें मैप 1 एंड 2 का, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट वेयर रिकॉर्ड्स आर कैप्ट इन योर विलेज और सिटी. हु राइट्स दीज रिकॉर्ड्स? इन देयर एन इज देयर एन आर्चीव? हु मैनेजेस इट? व्हाट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड देयर? हु आर द पीपल हु यूज इट? तो बच्चों आपके गांव में, सिटी में कौन रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है? आप आधार कार्ड, पान कार्ड, आपका डेटा, ये सब कौन रखता है? कौन मैनेज करता है? संभाल के रखता है या नहीं रखता है? तो देखो रिकॉर्ड्स आर कैप्ट इन अवर सिटी एट द आर्चीव्स. दीज रिकॉर्ड्स आर रिटन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट. तो जो भी टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं ये सारी डिटेल्स हमारी रखते हैं. The in charge of the archives deputy director और archive manages these record. तो जो भी इंचार्ज होते हैं, जिसको भी जिम्मेदारी सौंपी होती है, जो भी डायरेक्टर होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स का डिटेल रखते हैं. रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एंड अदर वैल्यूएबल बुक्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड देयर. तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स, वो सब भी यहाँ पे संभाल के रखे जाते हैं. स्कॉलर्स, रिसर्चर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज देम. तो जो महान लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल इनको यूज करते हैं. अब देखो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखते हैं. हु वॉज अल-इद्रसी? तो अल-इद्रसी जो थे वो अरब कार्टोग्राफर थे. फिर हु इज कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होता है? तो कार्टोग्राफर इज वन हु ड्रॉज अ मैप, जो मैप बनाता है. What differences do you notice in the map drawn by Al-Idrisi? तो Al-Idrisi का जो मैप था वो completely different view था. Here South India is shown at present North India. तो बिल्कुल उल्टा मैप था, जहाँ साउथ इंडिया था वहाँ नॉर्थ इंडिया बना रखा था, जहाँ नॉर्थ इंडिया था वहाँ साउथ इंडिया बना रखा था. श्रीलंका को ऊपर बना रखा था इंडिया के.
हु यूज द टर्म हिंदुस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम? तो मिनहाज आई सिराज ने हिंदुस्तान टर्म फर्स्ट टाइम यूज किया था 13th सेंचुरी में। अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज फॉर द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री? तो बच्चों कैसे पता चलता है कि किस राजा के शासन में क्या हो रहा था? तो वो पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए हिस्टोरियंस जो होते हैं वो कॉइन्स की स्टडी करते हैं, इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स की, इन सब की स्टडी करते हैं। What do you mean by archives? तो archives were the places where manuscripts were collected. तो जहाँ पे manuscript को इकट्ठा किया जाता था। Who were scribes? तो scribes were those professionals who used to copy down the manuscripts, जो copy करते थे manuscripts को। How did the scribes copy down the manuscripts? So scribes copy down the manuscripts by hand. तो वो हाथ से ही copy करते थे। What changes took place during 700 and 1750? तो 700 से 1750 के अंदर क्या क्या चेंजेस आए? तो मैनी टेक्नोलॉजीज लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, तो पर्शियन व्हील आ चुका था इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील आ चुका था कपड़े बनाने के लिए, फायर आर्म्स इन कॉम्बैट मेड देयर अपीयरेंस, सम न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस लाइक पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टीज एंड कॉफ़ी ऑल्सो अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। तो आलू, चाय, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्टिनेंट में आ चुकी थी। अब देखो व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू अ वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स? बच्चों किस कारण से ये डेवलपमेंट हुई? तो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये जब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए लोगों के साथ में तो फिर डेवलपमेंट हुई। What were the new groups of the people to be prominent at the age? तो कौन से वो नए ग्रुप थे जो समय के परमानेंट लोग माने जाते थे? तो राजपूत, मराठा, सिख, जाट, अहोम्स, कयात्स were the groups which came to be prominent at this age. They availed most of the opportunities of society. तो उन्होंने सोसाइटी की बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों तक पहुंचाई। What do you mean by the जाति पंचायत? तो जाति पंचायत क्या होता है? जाति पंचायत was the assembly of elders that controlled the conduct of the members of their jati. They had their own rules and regulations. तो जाति पंचायत मतलब जहाँ पे मीटिंग इकट्ठा होती थी, असेंबली होती थी, जहाँ से पूरी जाति को कंट्रोल किया जाता था, रूल्स बनाए जाते थे, रेगुलेशंस करे जाते थे। Who was the chief of the village? तो village were controlled by the chieftain. Even the smaller जाति पंचायत were bound to follow the village administration. तो village को chieftain यानी जो भी सबसे लीडर होता था उसको village का chieftain बनाया जाता था और वो पूरी की पूरी पंचायत को या गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते थे। What was the stretch of Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban Empire? तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब जो भी हम संस्कृत में किसी के बारे में लिखते थे, चाहे वो तारीफ हो, प्रशंसा हो, तो दिल्ली सुल्तान घियासुद्दीन बलबान एम्पायर वो स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल, गौड़ा से, बंगाल से वो ईस्ट टू गजनी, गजाना इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट, इतना लंबा था मतलब इनका पूरा राज्य, इनका पूरा शासन। इट ऑल्सो इंक्लूडेड ऑल ऑफ द साउथ इंडिया, द्राविडा, तो पूरा का पूरा साउथ इंडिया भी इन्होंने कब्जे में कर रखा था। Why did Brahmins dominate in the society during this period? तो बच्चों क्यों ब्राह्मणों की इतनी इंपॉर्टेंस थी? तो Brahmins were the only class of people who were proficient in the Sanskrit language. This was the reason that made them prominent. तो ब्राह्मण सिर्फ इकलौते सबसे पढ़े लिखे या फिर संस्कृत लैंग्वेज में माहिर समझो, इसीलिए उनको बहुत इज्जत मिलती थी। Who were the patrons? तो patrons were a group of rulers and rich class of people who provided protection and livelihood to Brahmins, आर्टिस्ट एंड पोएट। तो ब्राह्मणों ने अपनी जो कहते हैं नॉलेज से राजाओं को इन्फ्लुएंस किया था और राजाओं ने क्या कर दिया, राजाओं ने उनका सारा मेंटेनेंस, उनका खर्चा, उनका रहना सहना सब कुछ अपनी जिम्मेदारी पे ले लिया था। व्हाट वाज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस एज? तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट क्या थी? तो द इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति वाज द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस एज, कि भाई सबसे ज़्यादा भक्ति करनी है, ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट था उस एज में। अब देखो हाउ हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड बाय हिस्टोरियंस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया था? तो हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश इन तीन समय में डिवाइड कर दिया था। तो पहले मुगल्स के पहले हिंदुओं का, राजपूतों का, इन सब का राज्य था, फिर मुगल्स आ गए तो मुस्लिमों का राज हो गया, और फिर ब्रिटिशर्स आ गए तो ब्रिटिशर्स का राज हो गया। फिर देखो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द सच डिवीजन। तो क्या क्यों इन इस तरीके से
डिवीजन बनाए गए थे हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स के, तो सच डिवीजन वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन एज द हिस्टोरियंस डिड नॉट कंसिडर एनी एस्पेक्ट मोर प्रोमिनेंट अदर देन द डेवलपमेंट्स इन रिलीजन्स। तो हिस्टोरियंस को लगता है बाकी और किस चीज़ पे वो क्लासीफाई करें, उनको लगता है कि धर्म ही सबसे इम्पॉर्टेंट था इन सब में, तो धर्म के आधार पे उन्होंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। What difference do you trace out in the region of Hindustan of the 13th century and the modern India? तो बच्चों आप 13th century के हिंदुस्तान और मॉडर्न इंडिया में क्या डिफरेंस देखोगे? तो द टर्म हिंदुस्तान इन द 13th century implied the areas of पंजाब हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। तो मिनाज आई सिराज ने तो ये पंजाब हरियाणा के लैंड की और गंगा एंड यमुना के बीच के लैंड के बारे में कहा था। उनका और कोई मतलब नहीं था, पॉलिटिकल सेंस नहीं था। उन्होंने बस ये कहा था कि जो दिल्ली सुल्तनत के अंडर में आता है, उन्होंने यहाँ तक कि साउथ इंडिया को भी इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया और आज हिंदुस्तान का मतलब होता है पूरा नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। फिर देखो व्हाट डज टाइम मीन फॉर हिस्टोरियंस, तो हिस्टोरियंस के हिसाब से टाइम का क्या मतलब है, हाउ डज इट हेल्प देम। तो टाइम फॉर हिस्टोरियंस डजंट मीन जस्ट अ पासिंग ऑफ आवर्स डेज और ईयर्स, इंस्टीड ऑफ रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स। तो बच्चों हिस्टोरियंस का मतलब ये नहीं होता है कि दिन पूरा खत्म हो जाए या टाइम खत्म हो जाए, उनका मतलब है कि सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कितनी चेंज हो रही है समय के साथ, उनके विचार कैसे हैं, उनकी भावनाएं कैसे हैं, उनके बिलीव कैसे हैं। In order to study historical developments, historians divided the past into large segments. तो हिस्टोरियंस ने पास्ट को लार्ज बड़े बड़े सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इट मेक्स द स्टडी कन्वीनियंट, और इससे स्टडी बहुत आसान हो जाती है। The historians study different aspects of specific period and then assess the comparative developments, their impact on society and their contribution to the future generation. तो historians ने different aspect यानी अलग अलग lifestyle को, अलग अलग time को describe किया है और कंपेयर किया है कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या होता था, और इसी से सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन पता चला, समाज ने किस तरीके से सोसाइटी को डेवलप किया है और फ्यूचर जनरेशन को हेल्प मिलेगी अपनी हिस्ट्री को समझने में। What do you mean by pan regional rule? What was its impact? तो pan regional rule का मतलब क्या है, इसका impact क्या है? तो pan regional rules implies to the trend of extending the empire to the region beyond one's own state. तो pan regional का मतलब होता है कोई एक राज्य का राजा है लेकिन वो दूसरे राज्य में जाके लड़ लेता है और वहाँ पर भी अपना राज्य बना लेता है। With the decline of Mughal empire in the 18th century, many regional स्टेट्स एमर्ज। तो जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर घटने लगा, उनका जो कहते हैं ना दबदबा वो घटने लगा, तो बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य के राजा थे वो फिर युद्ध करने लगे, अपनी अपनी मतलब ताकत दिखाने लगे। Consequently, a chance of sharing different traditions in the realms of governance, इकोनॉमी, allied cultures and languages were brightened. अब अलग अलग जाके उन्होंने चढ़ाई कर दी, जहाँ पे वो जाते वहाँ पे वो अपने कल्चर को फैलाने लगते, अपनी भाषा बोलने लगते। People knew a lot new things, manners, etc. without losing their own culture and identity. तो लोगों ने अब बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी, नए नए रीति रिवाज सीखे और उनकी आइडेंटिटी भी खोई नहीं। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग द मैन्युस्क्रिप्ट, व्हाट वर इट्स ड्रॉबैक। तो बच्चों किस तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी किया जाता था, तो एज देयर वाज नो प्रिंटिंग प्रेस ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 700 to 750, स्क्राइब्स यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे यूज टू कॉपी डाउन द मैन्युस्क्रिप्ट्स विच वर हैंड रिटन। तो हाथों से लिखी मैन्युस्क्रिप्ट्स को ही वो कॉपी करते थे। समटाइम्स इट वाज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ओरिजिनल स्क्रिप्ट, कभी कभी ओरिजिनल स्क्रिप्ट को पढ़ पाना क्योंकि चूहे खा गए होते थे या वो सड़ गई होती थी या उसके कलर फीके पड़ गए होते थे। सो द स्क्राइब्स यूज देयर ओन वे ऑफ इंटरप्रिटिंग द फैक्ट्स। तो स्क्राइब्स ने सोचा कि ठीक है चलो हम खुद बना के लिख देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली देयर वर डिफरेंसेस वर फाउंड इन द कॉपीज रिटन बाय डिफरेंट स्क्राइब्स। अब ये सब हमें कैसे पता चला कि उन्होंने खुद बनाया होगा, क्योंकि अलग अलग स्क्राइब्स की लिखी हुई कॉपी को जब हमने पढ़ा तो सब में अलग अलग बातें लिखी हुई थी। अब अगर किसी व्यक्ति ने कुछ किया हुआ है तो बातें अलग अलग कैसे हो सकती है। तो as all the copies were handwritten, it was difficult to recognize which was the original one. It was drawback of such copying. और इसी कारण से हमें कॉपी से पता ही नहीं चलता है कि कौन सी ओरिजिनल थी और सच्चाई क्या थी।
ट्रेस आउट ऑफ मेजर चेंजेस इन द सोसाइटी 700 से 750। तो स्टूडेंट्स ये ऊपर की तरह ही है कि हमने देखा था कि सोसाइटी के अंदर इरिगेशन व्हील आ गया, स्पिनिंग व्हील आ गया, पोटैटो आ गया, कॉर्न, चिली आ गया। तो यही सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी थी वही की वही हैं। फिर व्हाट चेंजेस इन द रिलीजन टाइम की अगर हम बात करें तो ये सेम क्वेश्चन है कि हिंदुइज्म जो था उसमें रॉयल्टी मंदिर बनवा रही थी, ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पुजारियों को मतलब इज्जत दी जाती थी और उनको मतलब राजाओं ने उनका पूरा का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले ली थी। उस समय पे भक्ति जो है, द आइडिया ऑफ भक्ति एमर्ज, लोग बाग भक्ति करने लगे थे। जो मर्चेंट माइग्रेंट्स थे वो अपने साथ में होली बुक कुरान लेकर आए थे मुस्लिम की, और पैट्रन्स की क्लास बन गई थी, यानी जहाँ पे रूरल्स जो भी होते थे वो उलेमाज मतलब जो मुस्लिम धर्म गुरु होते हैं, मुस्लिम्स के जो गुरु होते हैं, और जो जूरिस्ट होते हैं, मुस्लिम्स को भी बांट दिया गया था दो ग्रुप में, शिया एंड सुनी ग्रुप में। मुस्लिम्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, शिया एंड सुनी। शिया मुस्लिम्स बिलीव्ड इन प्रॉफेट मोहम्मद्स अथॉरिटी वाइल द सुनीज एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफा। तो जो शिया मुस्लिम्स थे उन्होंने मोहम्मद जो उनके होते हैं उनको मान लिया था, उनको भगवान मान लिया था, उनकी बातें बिलीव कर ली थी, और जो सुनीज होते हैं वो खलीफा लीडर्स को फॉलो करते थे। तो इस तरीके के चेंजेस देखे गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पूरा का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से रिविजन हो जाए। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।